हेलो बच्चा पार्टी। स्वागत है आपका टारगेट विद सक्सेस यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका प्रशांत भैया, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे बहुत मस्त, इससे पहले भी मैंने सिद्ध करवाया है ना अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र। ठीक है, आज सिद्ध करेंगे उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र। ठीक है, वही 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी 1/f। ठीक है, वही दर्पण सूत्र। इससे पहले एक बात बता दूं, इससे जो पहले वीडियो आई थी रक्त वाला, जिसमें मैंने मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था, उसमें जो आखिरी पैनल पे क्वेश्चन था, ठीक है, उसका जो आंसर दिए हैं उनका नाम में यहाँ पे जो है शो हो रहा है आपको। ठीक है, इन्होंने दिया है आंसर उसका। ठीक है, अब देखो, चलो वो तो रही बात। हाँ, आज भी अगर ये वीडियो जो एंड हो में ना, इसके वीडियो के भी वैसे जितने क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए होंगे, कुछ क्वेश्चन मैं दे दूंगा। ठीक है, चलो फिलहाल हम देखते हैं अब इस टॉपिक के बारे में। उत्तल दर्पण में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f सिद्ध करना। सबसे पहले ये फोटो बना लेंगे। स्केच और पेंसिल से बनाना आप एग्जाम में, अगर एग्जाम में आता है तो। ठीक है, और मैंने बताया था कि सबसे पहले लाइन क्या लिखना है। अवतल दर्पण में जब सिद्ध करवाया था तो बताया था ना, उसमें अवतल दर्पण लिखा था, यहाँ पे वही सेम चीज लिखेंगे, बस यहाँ पे उत्तल दर्पण लिखेंगे। इसमें लिखेंगे क्या, माना कि mn द्वारा का एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C तथा मुख्य अक्ष PX है। ठीक है, इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB है, जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब दर्पण के पीछे देखो, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु है AB, जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब A', B' बनता है। ठीक है, डॉटेड लाइन से बना है, मतलब कैसे प्रतिबिंब है, काल्पनिक। ठीक, इसका काल्पनिक प्रतिबिंब A', B' बनता है। उसके बाद एक लंब डालेंगे QT। QT इसकी इस PX या फिर XC पर क्या है, लंब है। ठीक, ये लंब डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से, मतलब सेम वही पिछले वाला प्रोसेस ही। ठीक है, और जो अवतल दर्पण था उसमें देख रहे थे ना कि दो त्रिभुज कहाँ पे जुड़ा हुआ है। इसमें क्या करेंगे, एक त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज बना है। देखो जैसे ABC और इसी में बना है A', B', C। ठीक है, इस टोटल में छोटा सा बना है ना, वही लेंगे। चलो मैं आगे उसको स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूं, आपको पता लग जाएगा। देखो पहले लिखेंगे क्या, माना कि MN द्वारक का एक, माना कि MN द्वारक का एक उत्तल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है, जिसका ध्रुव क्या होता है, ये जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इस दर्पण का केंद्र, ये वक्रता केंद्र C तथा मुख्य अक्ष PX है। इसके मुख्य अक्ष पर, ये इतनी सारी बातें ना बस फोटो से ही लिखनी होती है। इसके मुख्य, देखो इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु है B, तो वही लिखेंगे। इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु AB है, एक वस्तु AB है, जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब, क्या नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब का, A', B', जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब A', B' है। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब पहले बोला ना, सिद्ध करने में पहले फोटो से ही लिखते हैं, सब फोटो से ही वैसे लिखना, लेकिन पहली बार जो लाइन शुरू करनी है
क्योंकि ऐसा ना हो कि पूरा सब टोटल याद है, बस पहला वर्ड भूल गया हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं। इतना करने के बाद ये जो क्यूटी है ना, इसको लिखेंगे क्यूटी लंब पी एक्स। ठीक, यहां पे लिख देता हूं मैं क्यूटी लंब है किस पे, पी एक्स पे। ठीक है, इतना लिख दिया। अब लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी में वस्तु की दूरी जो है कहां से मापते हैं? किसी भी दर्पण में अगर कोई वस्तु, प्रतिबिंब या फिर किसी भी चीज की दूरी मापनी हो तो वो इस पी यानी कि ध्रुव से मापते हैं। और ध्रुव कहां पे है? यहाँ पे। ठीक है, देखो चिन्ह परिपाटी से पहले लिख देते हैं हम वस्तु दूरी। वस्तु दूरी, वस्तु दूरी क्या है? पी ए, यही ना वस्तु है बी, और कितना दूर है? यही पी ए दूरी है, यानी कि पी ए बराबर वस्तु दूरी इधर ऋणात्मक में है, दर्पण के इधर लेफ्ट साइड ऋणात्मक लिया जाता है और जो राइट साइड है वो धनात्मक। सेम वैसे जैसे निर्देशांक ज्यामिति में लेते हैं। ठीक है, ये हो गया माइनस यू। अब प्रतिबिंब दूरी सॉरी, प्रतिबिंब दूरी क्या है? ये पी से ए डैश तक। फिर लिखेंगे प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी पी ए डैश। ठीक है, पी ए डैश क्या है? माइनस प्लस का वी, क्योंकि ये दर्पण के उस साइड है यानी कि राइट साइड है ध्रुव के, तो प्लस मिलेंगे। फिर यहां लिखेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी है पी एफ, जिसको हम स्मॉल एफ से सूचित करते हैं, और ये भी राइट साइड है इसलिए प्लस में लेंगे इसको। ठीक, इसके नीचे शायद आपको नहीं दिखेगा, ये पूरा दिख रहा है ये। ठीक है, यहां से मैं लिख देता हूं आगे। इतना लिखने के बाद एक और स्टेप यहां पे लिख लेंगे। फोकस दूरी हो गया ना, अब लिख देंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कहां से होती है? ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, यानी कि पीसी। इसको आर से सूचित करते हैं, और ये भी राइट साइड है इस ध्रुव के राइट साइड यानी कि इधर। ठीक है, इसको भी प्लस मिलेंगे। अब इतना करने के बाद आपको इसके आगे क्या करना है? पहले तो लिखना है त्रिभुजों के बारे में, मतलब एक ये त्रिभुज है ना ए बी और सी से बड़ा वाला। ठीक है, ये जो है ना बड़ा वाला, ऐसे यहां से यहां तक, ये इसमें एक और त्रिभुज बना है ए डैश बी डैश सी, दिख रहा है? हाँ वही दोनों लेंगे। यहां से लिखेंगे त्रिभुज बी ए सी समरूप त्रिभुज बी डैश ए डैश सी। इसमें क्या करेंगे? दोनों संगत भुजाओं के अनुपात को क्या करेंगे? बराबर, यानी कि इसमें ए बी बट्टा ए डैश बी बराबर होगा ए सी बट्टा ए डैश सी के। ठीक है, ए बी और बट्टा में ए डैश बी डैश, ये बराबर होगा इस ए सी बट्टा ए डैश सी के। ठीक है, वही चीज मैंने लिख दिया है, इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी प्रकार क्या करेंगे ना, एक ये त्रिभुज लेंगे जैसे टी क्यू एफ और बी डैश ए डैश एफ, मतलब ये दोनों छोटा छोटा वाला त्रिभुज। एक ये जो ब्लैक वाली है जो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कहे जो लंब डाले है ना, उससे ये वाला ब्लैक वाला और इधर। ठीक है, ये तीनों मिलके, इसको नहीं, बस इतना देखो, दिख रहा है क्यू टी क्यू एफ, तो वही वाला लेंगे त्रिभुज टी क्यू एफ समरूप ये छोटा वाला ए डैश बी डैश ए डैश एफ, बी डैश ए डैश एफ।
ठीक है, ये छोटा वाला। इसमें भी वही करेंगे, दोनों क्यूटी का अनुपात, क्यूटी बट्टा ए डैश बी डैश, इनका अनुपात बराबर होगा इस क्यू एफ बट्टा ए डैश एफ के। ठीक है, यानी कि क्यूटी क्यूटी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर क्या होगा, ये क्यू एफ बट्टा ए डैश एफ के। ठीक है, इसके बराबर होगा। देखो त्रिभुज, ये वाला सीन ना, जब त्रिभुज से ये सब वर्ड लेना है, ये बहुत सिंपल है। पहले तो आप देख लो किस त्रिभुज में इसको निकालना है, किसका संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करना है, उसको लिख दो। जैसे था बी ए सी और बी डैश ए डैश सी, तो पहले ए और बी उसको लिख दो, फिर उसके जस्ट नीचे इधर का दो को वर्ड लो, ए डैश बी डैश, उसको लिख दिया। अब बराबर लगा दो, और ए सी मतलब बीच वाला और इधर वाला, फिर उसके बट्टा में बीच वाला और इधर वाला, बस। नीचे भी वही चीज, इधर क्या लिए क्यू और इधर वाला, मतलब बीच वाला और लेफ्ट वाला, तो इसमें भी पहले बीच वाला फिर लेफ्ट वाला। ठीक, और फिर बराबर लगा देंगे। अब बीच वाला राइट वाला, फिर बीच वाला राइट वाला, देखो बीच वाला राइट ये रहा और इसके नीचे ये रहा, बस। देखो इसके आगे भी ले जाना है, अभी ये सब इक्वेशन 2 नहीं है, इसको रफ करके ना मैं यहां से इक्वेशन 2 लेके आता हूं। ठीक है, चलो मैं इसको करता हूं रफ और लाता हूं इसको इक्वेशन नंबर 2। देखो इतना तो हमने कर लिया था, यानी क्यू टी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर क्यू एफ बट्टा ए डैश एफ। ठीक है, इतना करने के बाद ये जो क्यू टी, यही ना है क्यू टी, और ए और बी दोनों बराबर है कि नहीं, क्योंकि जो ये पी एक्स है यानी कि मुख्य अक्ष, इसके समानांतर ही है ये बी टी, यानी कि इतना ये दोनों समानांतर है, और समानांतर जब रेखाएं होती है दो, उनके बीच की दूरी हर जगह समान होती है। तो यहाँ पे जो ए बी है वो इस क्यू और टी के बराबर होगा, तो इस क्यू टी को इस ए बी से रिप्लेस कर देंगे, मतलब इस क्यू टी की जगह पे हम ए बी लिख देंगे। ठीक है, देखो जैसे इस क्यू टी की जगह लिख देंगे हम ए बी बट्टा ए डैश बी डैश। ठीक है, और बराबर इसको ऐसे ही लिख देंगे जैसा है ए डैश एफ का है। तो देखो चूंकि ये जो पी एक्स है, या फिर लिख देते हैं बी टी समानांतर है पी एक्स के, ये जो बी और टी है ये सीधी लाइन, वही सीधे लाइन के समानांतर है, इसीलिए जितना ये ए बी होगा, ए बी हो जितना होगा उसी के बराबर ही ये क्यू और टी भी होगा, बराबर होगा क्यू टी। ठीक है, ये जो ये है ये वाला, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 भी मैंने बनाया था, अब ये रहा समीकरण 2। समीकरण 1 आपकी कॉपी में होगा, अगर आप साथ साथ लिख रहे हो तो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण 1 क्या था, तो उसमें ये भुजाएं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं छोटा सा समीकरण 1। समीकरण 1 में क्या किए थे लोग, तो ए बी बट्टा ए डैश बी डैश ये बराबर था ए सी बट्टा ए डैश सी के, यही था इक्वेशन नंबर 1। अब करेंगे क्या कि इक्वेशन 2 समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से करेंगे। ये जो लेफ्ट हैंड वाला है समीकरण 1 में, और इस जो समीकरण 2 में भी जो लेफ्ट हैंड वाला है, ये तो दोनों बराबर है। तो जब लेफ्ट हैंड वाला यानी कि एलएचएस बराबर है, तो जो इसका आरएचएस होगा यानी कि एसी बट्टा ए डैश सी, वो बराबर होगा इस क्यू एफ बट्टा ए डैश एफ के। ठीक है, ये रहा इक्वेशन 1। मैं उसको इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि आपको पता भी चलेगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। इससे क्या कंफर्म होता है कि ये जो ए सी बट्टा ए डैश सी है, ए सी बट्टा ए डैश सी जो है, ये बराबर है क्यू एफ
बट्टा ए डैश एफ के। ठीक है, क्योंकि एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होंगे। इतना कर लेने के बाद अब लिखेंगे यदि यदि बिंदु Q P के अत्यंत निकट हो तो अत्यंत निकट हो, यहीं पे लिख देता हूं, अत्यंत निकट हो तो। ये समीकरण एक का मिटा देता हूं, इससे कोई काम नहीं है। जब जो बिंदु ये Q है, ये रहा बिंदु Q, जब इस P के अत्यंत निकट यानी कि एक दूसरे के एकदम पास हो, तो जहां पे Q है ना, यहां पे हम लिख देंगे P यानी कि AC बट्टा ए डैश सी, ये बराबर होगा PF बट्टा ए डैश एफ के। ठीक है, अब देखो इतना तो हो गया। यहां से चलो पटेशन कर देता हूं मैं। अब इतना करने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट काम, जितना जो भी जैसे ए सी है बट्टा ए डैश सी है, PF, इन सब में ना कैसे भी करके P लाना है। जैसे इसमें P है तो इसको छोड़ के बाकी सब में, तो ये रहा AC क्या है, ये रहा A और C, दिख रहा है आपको AC को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से यहां तक तो है AC, और बीच में क्या है, यहाँ पे A है, यहाँ पे P है, यहाँ पे C है। ठीक है, तो इस AC को हम क्या लिख सकते हैं, PA प्लस PC, यानी कि PA प्लस PC, जब दोनों को जोड़ देंगे तभी ना एक बड़ा यहां से वहां तक AC मिल रहा है। ठीक है, तो उस बस AC के लिए यहाँ पे जो ये है ना AC, बस इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा PA प्लस PC, इस बस AC के लिए। ठीक है, अब देखो, अब ये है ए डैश सी है, तो इसमें से क्या करेंगे, PC माइनस PA डैश, यानी जब हमें ए डैश सी, यानी कि ये यहां से यहां तक निकालना है, ये निकालना है हमें यहां से यहां तक, और ये जबकि है इतना बड़ा और इतना निकालना है, तो बस हमें इतना में से अगर इतना घटा दूं यहां तक ऐसे, तो मिल जाएगा इसके बराबर। ठीक है, चल नहीं रहा है, तो इस ए डैश सी के लिए क्या लिख सकते हैं, PC माइनस PA डैश। ठीक है, बराबर PF से इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें P है तो फिर लाना ही क्यों है, वो तो पहले से ही है। ठीक है, तो उसमें नहीं लाना है। इस ए डैश एफ जो है ना, ये ए डैश एफ, इसके लिए थ्योरम लगाएंगे। अब इस ए डैश एफ, देखो यहां पे है ना ए डैश एफ, कैसे भी करके क्या लाना है हमें, P लाना है उनके बीच में। तो अगर यहां के लिए मतलब इतना दूर हमें बस इतना लाना है, इतना ए डैश एफ। ठीक, तो अगर हम इस पीएफ में से अगर मैं इस पीएफ में से अगर मैं इस PA डैश को घटा देता हूं, यानी कि यहां से इतना दूर, ये हो गया आपका P, ये हो गया F, और ये PA डैश जो है ये यहां से यहां तक PA डैश, मैं इन सबको अलग अलग कर दिया हूं, एक ही लाइन पे है वैसे ये। तो जब इतना ये PF में से ये PA घट जाएगा, यानी कि यहां तक जो है घट जाएगा, तो यहां क्या बच रहा है, A बच रहा है और F, तो वही तो हमें लाना ही है ना, A डैश F। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, PF माइनस PA डैश। ठीक है, इतना हो गया ना। इतना करने के बाद अब जो चिन्ह परिपाटी में हम लोगों ने वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वक्रता त्रिज्या
फोकस दूरी वो सब जो लिखा था उसको भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। पी ए यानी कि पी और ए ये क्या था, प्रतिबिंब दूरी, सॉरी वस्तु दूरी, वस्तु दूरी यानी कि माइनस यू, ये माइनस में था, लेफ्ट साइड है। और ये जो प्लस है इसको ऐसे ही प्लस पहले लिख देंगे। पी सी यानी कि पी सी ये तो क्या है, ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, यानी कि है वक्रता त्रिज्या। और ये राइट साइड है इसलिए ये प्लस में होगा, प्लस को चिन्ह को बस ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि प्लस में कुछ नहीं है मतलब प्लस है। फिर इस पी सी यानी कि वही पी सी को आर लिखा है ना यहाँ पे तो वही आर, और इस माइनस को ऐसे ही माइनस लिख देंगे। और देखो पी ए डैश ये क्या है, ये है प्रतिबिंब दूरी, इधर प्लस में है तो इसको क्या बोलते हैं, वी से सूचित करते हैं। ये माइनस यहां वाला है बराबर पी एफ, पी से एफ इसको हम बोलते हैं फोकस दूरी और इसको एफ से सूचित करते हैं, और ये ध्रुव राइट साइड है इसलिए प्लस एफ। फिर पी एफ यानी कि प्लस एफ और ये माइनस, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे माइनस। और जो पी ए डैश मतलब क्या, प्रतिबिंब दूरी, और ये राइट साइड है मतलब प्लस में आएगा, और ये माइनस यहाँ वाला था। ठीक है, अब वही करेंगे क्या, कैचा कैची गुणा यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो देखो पहले मैं करता हूं यहां से, यानी कि या फिर आप सॉरी पहले एक टर्म और कर लो, यू वी प्लस एफ जो है, सॉरी आर जो है वो बराबर होता है 2f के। तो इस आर जहां जहां आर है वहां पे हम लिख देंगे 2f, जहां भी आर है ना वहां वहां लिख देंगे हम 2f, और बाकी को एज इट इज रहने देंगे। यहां तक करने के बाद आप कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिर चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मैं नेक्स्ट पैनल लेता हूं, यहां तक शायद आपको दिख जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पहले नीचे वाले कर देता हूं, ये हो जाएगा 2f², इससे पहले फिर ये माइनस और प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस, फिर v और f, तो ये हो जाएगा fv। ठीक, अब ये हो जाएगा बराबर का चिन्ह। अब इससे इसमें तो जो माइनस वाला है और इधर यहाँ पे तो ये प्लस से कुछ नहीं है, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, u और f यानी कि हो जाएगा fu। फिर इसी u से अब होगा इस v में। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये u और ये v, तो ये हो जाएगा uv हो जाएगा। ठीक, और इतना करने के बाद अब इससे दोनों में हो गया, अब इससे दोनों में करेंगे, यानी कि पहले प्लस यहाँ भी प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये 2f और ये f, तो हो जाएगा 2f²। फिर इस प्लस से इस माइनस में तो होगा माइनस, और ये 2f से इस v में तो हो जाएगा 2fv। ठीक है, इतना करने के बाद आप देखो ये बराबर के इधर भी 2f² है और इधर भी प्लस में 2f² है। जब बराबर के इधर और मतलब दोनों साइड समान संख्या हो और कैसा समान चिन्ह हो उनका, तो दोनों कट जाते हैं, यानी कि ये और ये कट के हट जाएगा। इधर क्या बचेगा, माइनस एफ बी बराबर माइनस एफ यू प्लस यू वी माइनस 2fv। ठीक है, इसके आगे बस थोड़ा ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा है, उसको हम लेते हैं इसके नेक्स्ट वाले पैनल पे, तब तक और बस 3-4 लाइन में सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो वो जो था 2f² और 2f² वो दोनों तो कट गया था। अब उसके आगे ये रहा 2f² को हटा देंगे, बाकी जो बचा था वो मैंने लिख दिया है। इतना करने के बाद इस u v को छोड़ के जिसमें जिसमें f है ना उसको एक साइड कर लेंगे। मतलब पहले इस 2f² ये माइनस में है, इधर आएगा तो ये होगा प्लस 2fb, और ये भी अब छोड़ो पहले जैसा मैं लिख देता हूं, पहले इसको लिखेंगे माइनस fv, ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 2fv, ये भी इसमें भी f है इसको भी इधर लाएंगे, ये भी माइनस में इधर आएगा तो प्लस fu बराबर सिर्फ इधर क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा, यानी कि uv, यही दोनों बच जाएंगे। इतना करने के बाद अब एक देखो ये रहा माइनस, ये fv जो है ये इधर माइनस में है,
और यहाँ पे है प्लस 2FV, यानी कि 2FV में से एक FV घट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा FV। ठीक है, फिर बचेगा FV प्लस FU बराबर UV। ठीक है, इतना करने के बाद देखो सब हट गया। अब दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, पहले जैसा है वैसा लिख दो। अब इसके नीचे लिखो UVF, 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 F से F, V से V खत्म, फिर यहाँ भी F से F खत्म और U से U खत्म, और यहाँ भी U से U कैंसिल और V से V खत्म। ठीक है, इधर क्या बचा, इधर बचा 1 बट्टा, नीचे बचा U बराबर, यहाँ बचा ऊपर 1, नीचे बचा V, सॉरी यहाँ प्लस है, बराबर ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 और नीचे सिर्फ बचा का F। हो गया आपका यह दर्पण सूत्र। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, कारण कि बहुत मुश्किल से आया है। प्लस 1/V बराबर 1/F। हो गया प्रूफ। अब बोलो भैया ऊपर तो आपने लिखा है तो भी पहले है, इधर इसमें भी जो है बाद में है। तो देखो जोड़ने में कोई बात नहीं, तुम इसको इधर से जोड़ो, यानी कि तुम 5 + 3 या फिर 3 + 5, दोनों का वैल्यू क्या होगा, 8 ही होगा। ठीक है, इसलिए इससे घबराने वाली बात नहीं है। प्लस हो तो इधर उधर कर सकते, माइनस हो तो नहीं कर सकते, क्योंकि देखो 5 + 3 8, लेकिन जब माइनस में होगा 5 - 3 2, जबकि 3 - 5 ये क्या, ये तो -2 हो जाएगा ना, इसलिए प्लस वाले को इधर उधर कर सकते हैं, माइनस वाले को नहीं। ये तो हो गया आपका दर्पण सूत्र। यहाँ ये हो गया प्रूव्ड, यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड। ठीक है, चलो अब मैं लगाता हूं क्वेश्चन की एक स्लाइड, फिर करेंगे इस क्लास को एंड। लगाता हूं मैं क्वेश्चन वाली स्लाइड। उत्तल दर्पण में जो है दर्पण क्षेत्र शुद्ध करने के बाद, ठीक है, शुद्ध नहीं सिद्ध करने के बाद, ये जो है उसके क्या रहे क्वेश्चन, इससे चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, 4 है, बाकी और दिया जाएगा आपको आगे। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ठीक है, और दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, तथा और चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब वास्तविक तथा समान आकार का बने। ठीक है, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और मन लगा पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, बाय बाय।